ਯਾਰੋਸਲਾਵ ਹੁਨਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਵਾਰ ਵੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ एंथनी रोटा अपने अहदे तो इस्तीफा दे जाते हैं। तो इनमें से ये लोग भी थे, यूक्रेनियन नेशनलिस्ट्स, ये बहुत एक्टिव हो गए थे और हिटलर ने जो उनका जो वेफन एसएस था, जो डायरेक्ट हाइनरिक हिमलर उनको रिपोर्ट करता था, तो उनकी सरपरस्ती में ये एक यूनिट तैयार हुआ। यारोस्लाव हुनका 1951 में इंग्लैंड में शादी करते हैं और 1954 में कनाडा आते हैं। पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, जिस तरीके ਨਾਲ इंट्रोड्यूस कराया गया, हीरो दर्शाया गया, इसके पीछे मुरली गलती की थी। हालांकि स्पीकर ने इस्तीफा देता है, उन्होंने कबूल कर लिया कि मैं चोन की थी, आई सिलेक्टेड हिम, बट यारोस्लाव हुनका ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਡ ਹੈਵ देयर बीन अ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਔਰ ਬੈਟਰ ਵੈਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਰੋਸਲਾਵ ਹੁਨਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਵਾਰ ਵੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ एंथनी रोटा ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਗਲੋਬਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮਨੀਮੁਖ ਸ਼ਰਮਾ जुड़ रहे हैं। मनीमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत शुक्रिया रितेश जी। मनी जी, सब तो पहला तो मैं समझना चाहांगा कि ये ਜਿਹੜਾ ਯਾਰੋਸਲਾਵ ਹੁਨਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਵੈਟਰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਐਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵੈਟਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਜੋ ਕਿ 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਹੋਲੋਕਾਸਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਨਕਾ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बेसिक आइडिया दो ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ। जी ज़रूर। तो जैसा कि आपको मालूम है, 22 जून 1941 को नाज़ी जर्मनी सोवियत यूनियन पे धावा बोलता है और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो वेस्टर्न यूएसएसआर के जो इलाके हैं, जो आज बेलारूस है, यूक्रेन है, लिथुआनिया, लातविया, ये सारे एस्टोनिया, ये सारे के सारे देश जो हैं वहाँ पर नाज़ीज़ का कब्ज़ा हो जाता है। 1943, 2 साल बाद, और अब तक जो है नाज़ी जर्मनी को रिवर्सेस मिले, वेयरमार्क को मॉस्को के बाहर शिकस्त मिली, स्टालिनग्राड में शिकस्त मिली, तो इनको ये ज़रूरत पड़ गई कि अब यूक्रेनियन नेशनलिस्ट जो हैं या फिर अलग अलग इलाकों में जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थे जो कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ थे, उनको इकट्ठा करके उनकी एक फ़ौज तैयार की जाए, क्योंकि इन्फिनिट रिसोर्सेज नहीं थे जर्मनी के पास। तो सोवियत सिटीजन्स के ज़रिए ही जो है वो कोशिश कर रहे थे कि रेड आर्मी के ख़िलाफ़ वो जंग लड़े। और ये बहुत कम लोगों को मालूम है, हालांकि हिस्टोरियंस को मालूम है कि तकरीबन 10 लाख सोवियत यूनियन के सिटीजन्स जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में रह रहे थे, उन्होंने यूएसएसआर के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जर्मन्स के साथ में। तो इनमें से ये लोग भी थे, यूक्रेनियन नेशनलिस्ट्स, ये बहुत एक्टिव हो गए थे और हिटलर ने जो उनका जो वेफन एसएस था, जो डायरेक्ट हाइनरिक हिमलर उनको रिपोर्ट करता था, तो उनकी सरपरस्ती में ये एक यूनिट तैयार हुआ। एसएस जिसे बोला गया, वेफन एसएस का ये फर्स्ट गलीशियन डिवीजन है ना। तो इनको गलीसिया एरिया में, ये पर्टिकुलरली यूक्रेन का स्पेसिफिक था, यूक्रेन स्पेसिफिक जी। तो गलीसिया जो है वो पोलैंड और यूक्रेन, ईस्टर्न पोलैंड और वेस्टर्न यूक्रेन का वो इलाका, हिस्टोरिकली एक पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ हुआ करता था किसी ज़माने में। उतनी ज़्यादा हिस्ट्री में मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन तो इन इलाकों में इन लोगों का प्रेजेंस था। ये सारे नेशनलिस्ट थे और रशियंस के खिलाफ थे, लेकिन इसका इस्तेमाल, इस यूनिट का इस्तेमाल हुआ रेड आर्मी के खिलाफ काम करने में। सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट में इसको तैनात किया गया, वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ इसको नहीं तैनात किया गया। दूसरा जो है काम, इसने यहूदियों के खिलाफ जो है अपना मिशन किया, जो एक्सटर्मिनेशन, हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। तो इनको एक क्रिमिनल यूनिट का दर्जा दिया गया बाद में, न्यूरेमबर्ग वॉर क्राइम्स ट्रायल के बाद इनको एक क्रिमिनल यूनिट का दर्जा दिया गया। तो कोई भी अगर वेफन एसएस से किसी भी सूरत में जुड़ा हुआ था, वो एक बाय एक्सटेंशन, बाय एसोसिएशन, वो क्रिमिनल हो गया है। तो
इसने जो है धीरे धीरे अब 1944 में बहुत बड़ा सोवियत काउंटर ऑफेंसिव होता है जिसको ऑपरेशन बग्रातियोन बोलते हैं। अब इनको पीछे ढकेल देते हैं। अब इनको लग रहा है नाज़ी 44 फोर्सेस को पीछे धकेल दिया हाँ गया। हाँ हाँ, ये सारे गलीशियन डिवीजन हों बाकी सारे हों, पूरा आर्मी ग्रुप सेंटर जो नाज़ी जर्मनी का एक आर्मी था जो बहुत बड़ा, 3 उनके एक्स फोर्सेस थे, आर्मी ग्रुप नॉर्थ, आर्मी ग्रुप सेंटर, आर्मी ग्रुप साउथ। आर्मी ग्रुप सेंटर मैप से गायब हो जाता है सोवियत काउंटर ऑफेंसिव में। तो उस पे आपका यूक्रेन, बेलारूस और अप टू पोलैंड, वॉर्सो के गेट्स पे रेड आर्मी पहुंच जाती है और ये लोग जो है अब भागने लगते हैं। अब इनको लगता है कि अब तो हार रहे हैं, तो अब जो है रशियंस के हाथ में पकड़े गए तो फिर गुलैग्स में जाएंगे, बिकॉज उनको मालूम है रशिया में उन लोगों ने क्या किया है, तो बदला तो लेगी सोवियत आर्मी। तो इसके बजाय जो है अगर वो लोग उधर चले जाए, वेस्टर्न एलाइज, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, तो शायद उनके चांसेस बेटर हो जिंदा रहने के। मतलब साइड स्विच कर गई लास्ट मिनट पे। नहीं मतलब स्विच नहीं किए कि सरेंडर किया, Surrender करता, ठीक है। रशियंस को हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम जो है वेस्टर्न एलाइज को, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन सबको हम सरेंडर करेंगे, इनके हाथ में हम जाएंगे। और वही हुआ। तो ये जो यूरोस्लाव हुनका का जो यूनिट है, ये इसने 45 में सरेंडर किया वेस्टर्न एलाइज को। और उसके बाद पहले इनको इटली ले जाया गया क्योंकि इटली तब तक जंग हार चुकी थी, वहां पर रखा गया इनको। एक्सिस पावर थे इटली, जापान एंड जर्मनी। जी जी, और भी छोटे छोटे थे, रोमेनिया था, बाकी लोग भी थे, लेकिन तो बड़े ये 3 पास थे। अच्छा, उसके बाद इनको फिर ब्रिटेन ले जाया गया, वहाँ पर रखा गया 1947 तक ये ब्रिटेन में थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे कनाडा ये लोग आने लगे। तब तक 1950 तक कनाडा ने इजाज़त नहीं दी थी कि किसी भी नाज़ी वॉर क्रिमिनल या कोलैबोरेटर, तो दोनों में फ़र्क है, कि उनको जगह नहीं दी जाएगी। 1950 में अचानक पता नहीं क्या बात हुई होम ऑफिस यूके और कैनेडियन गवर्नमेंट के दरमियान, लेकिन कनाडा ने ये फैसला Policy लिया, shift कर ली हाँ, अपनी, कि अब अब allow इनको कर दिया। अलाउ किया जाएगा, तो वो लोग आने लगे। यारोस्लाव हुनका 1951 में इंग्लैंड में शादी करते हैं और 1954 में कनाडा आते हैं। तब से लेकर के आज तक यहाँ के हैं, यहाँ के शहरी भी बन गए एक टाइम पर। और ये जो फर्स्ट गलीशियन डिवीजन है जो नाज़ी यूनिट था वेफन एसएस का, हर साल इसका एक मेमोरियल डे मनाते हैं, इसका एक परेड होता है, जाके तकरीरें करते हैं, और इन लोगों ने जो है मेमोरियल्स भी बना दिए हैं कनाडा में। ऐसे 5-6 मेमोरियल्स हैं जो इस पर्टिकुलर यूनिट को कोमेमोरेट करता है, जो कि अब कनाडा को ये पता नहीं कैसे अलाउ कर दिया, लेकिन अब धीरे धीरे जो 2017, 18, 19, 20 में ये बातें उठने लगी कि हाउ कम यू हैव अलाउड नाज़ी वॉर मेमोरियल्स। लेकिन कनाडा ने अभी तक इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की भाई ये तो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट थे, ये रशिया के अत्याचार। उन्होंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਜ਼ੀ ਵੈਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦੱਸਤਾ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, एज यूक्रेनियन नेशनलिस्ट इनको बोला कनाडा की गवर्नमेंट ने। 2017-18 में 18 में खास करके रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कनाडा को बोला था कि आप जो ये मेमोरियलाइजेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट को, क्या आपको मालूम भी है इन लोगों ने क्या किया था? दे वर नाज़ीज। ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ, रशिया ने फ्लैग किया था, हाँ। पहले क्रिस्टिया फ्रीलैंड का, क्योंकि आपने जिक्र किया पहले, क्रिस्टिया फ्रीलैंड के बारे में रशियन सोर्सेस ने बताया कि भाई उनके जो है नाना नाज़ी कोलैबोरेटर थे। तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने उस टाइम पे उसको रशियन डिसइंफॉर्मेशन करार दे दिया। उनके ऑफिस 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2017 की बात है ये, हाँ। पहले यहाँ के पब्लिकेशंस ने भी इसको ऐसे ही छाप दिया कि उनके ऑफिस से डिनाई हो गया। उसके बाद फिर सीबीसी ने तो अपॉलॉजी छापा कि भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, ये फेक न्यूज़ नहीं है, दरअसल सच्ची में ये इनके नाना जी मिखाइलो खोर्मियाक, जिन्होंने नाम बदल के माइकल चोर्मियाक, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड के नाना, हाँ, वाज आल्सो नाज़ी कोलैबोरेटर जी। तो ही वाज आल्सो इन द सेम डिवीजन। नहीं, वो फौज में नहीं थे, Okay. वो एडिटर थे। एक नाज़ी पब्लिकेशन था क्राकिव्स्की विस्ती करके। ओके। तो ये क्राकाओ शहर का न्यूज़पेपर था जहाँ पे ये थे, और इसके चीफ एडिटर बने थे ये।
और इसके बारे में जो हिस्ट्री लिखी गई है इसके मुताबिक इसने इतना ज़्यादा एंटी सेमिटिक लिटरेचर छापा, इतने ज़्यादा इन्होंने मज़ामीन छापे यहूदियों के ख़िलाफ़ कि उसके बाद जो वायलेंस हुआ ज्यूइश लोगों पर, हॉलोकॉस्ट का जो वो पूरा दौर चला, उसमें इसका एक अहम किरदार इस न्यूज़पेपर ने निभाया उसमें, कि लोगों को जो है एक किस्म का जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया कि एज एन आइडेंटिफाई किया एनिमी जूस को, फिर उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया। और हाँ, मज़े की बात नहीं है, बहुत अफसोसनाक बात है, वो ये भी है कि जो उसके ओरिजिनल ओनर्स थे, जिस प्रेस से ये पब्लिश होता था, उनको जो है वो यहूदी थे, उनको पकड़ लिया गया था और बाद में बेल्जेक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको मार दिया गया। मतलब ये ब्लडीड हिस्ट्री है। और इससे हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली उनकी फैमिली अटैच्ड रही। हाँ, मतलब हालांकि उन पे ये जिम्मेदारी हम नहीं ला सकते, लेकिन जनरेशन पे नहीं, लेकिन उन्होंने शी मस्ट हैव नोन इट। अभी इस वक्त चर्चा ये चल रही है कि क्या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को एक बैकग्राउंड पता हो सकता था? बिल्कुल पता था, क्योंकि बिल्कुल पता था, क्योंकि उनके फूफा जो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के एक हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखा था जिसमें क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया था 1996 में। 1996 में, तो कम से कम 1996 से क्रिस्टिया फ्रीलैंड को तो ये मालूम था। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है कभी, लेकिन इकरार भी नहीं किया है और चुप रहे हैं या फिर इनके एलिगेशंस भी लगे हैं कि 2015 में इन्होंने वाइट वॉश करने की कोशिश की, उनके जो है नाना नानी को एक रेफ्यूजीज के तौर पे दिखाया कि वी वर वॉर विक्टिम्स, कि हम भाग के आए, वो लोग भाग के आए थे, जो है यहाँ पर आके शरण लिया। तो ऐसा नहीं था कि वो विक्टिम्स तो नहीं थे कम से कम, क्योंकि यूजुअली ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਰਸ਼ੀਆ, ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਰਗ जो कि बेसिकली खुद परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम रहे, जिਵੇਂ कि नाजी कोलैबोरेटर्स। हाँ, बिल्कुल। और एक कोलैबोरेशन तो एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री आई है, मैं ये कहूँगा आपके लिसनर्स को देखने के लिए, कि ये जो आर्गुमेंट हमेशा दिया जा रहा था कि भाई हमने ऑर्डर्स फॉलो किए या फिर हमारी मजबूरी थी, हम तो नहीं चाह रहे थे कत्ल गारत करना, लेकिन फिर हमें ऑर्डर्स दिए गए, ये सरासर गलत बात है। किसी पे आयद नहीं था ये, किसी को थोपा नहीं गया था कि आपको ये करना है, लेकिन लोगों ने अपने आप से किया। उसके बाद फिर बोल दिया कि भाई हम तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। तो ये आर्गुमेंट बड़ा वीक आर्गुमेंट है, और ये क्योंकि बहुत पहले से मालूम है कि वेफन एसएस एक क्रिमिनल यूनिट है, उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने खुद किसी यहूदी का या किसी एक विक्टिम का आपने कत्ल किया उस दौरान, लेकिन क्योंकि आप उस यूनिट में आप जुड़े रहे, और उसके बाद भी कि हॉलोकॉस्ट जो 45 के बाद ये पूरी दुनिया भर में इसके सारे इमेजेस आए, वो एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में वो बॉडीज जो है, बहुत से डिस्टर्बिंग उस जमाने के इमेजेस हैं। उसके इतना कुछ पब्लिक डोमेन में आने के बाद और इतना टाइम गुजर चुका है, उसके बाद भी जो लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि भाई हम इस वेफन एसएस के साथ जुड़े हुए थे, उनको आप नेशनलिस्ट के तौर पे आप डिसमिस कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके यूनिट ने क्या किया है। ਮਨ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੀਰੋ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਢਲੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਦੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹਿਮ, ਬਟ ਯਰੋਸਲਾਵ ਹੁਨਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਡ ਹੈਵ देयर बीन अ बेटर प्रोटोकॉल और बेटर वेटिंग, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ, बिल्कुल हो सकता था। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आपने पार्लियामेंट में, जो कि आपका एक बहुत बड़ा एक सैक्रोसैंक्ट जगह है जहाँ पे लॉज पास हो रहे हैं, वहाँ पर आपने एक नाज़ी कोलैबोरेटर को आपने एज अ यूक्रेनियन हीरो और कैनेडियन हीरो बोल दिया है। वो भी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की मौजूदगी, हाँ, उनकी मौजूदगी में। तो आज जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भाई उन्होंने माफ़ी मांगी है प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी, लेकिन फिर भी ये लाइल्मी का नतीजा है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है कि उस ऐवान में इतने लोग बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, आपके होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्री सारे जो हैं, सब पार्लियामेंटेरियंस, हाँ, और एक बार नहीं 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब एक बंदे को वहां पर नहीं मालूम था कि क्या हिस्ट्री है ये। मतलब आपने क्या कभी कैनेडियन हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की
कि इतना डिस्टर्बिंग एक हिस्ट्री है। 1986 में बाकायदा एक ट्राइब्यूनल बिठाया गया था ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਮਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਜ਼ੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਥੋਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ? हाँ हुई थी, क्योंकि ऐसे डिमांड्स किए गए। जूविश बॉडीज़ ने डिमांड किया था कि भाई आप इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं कनाडा में, हमारे ज़ख़म जो है हरे हैं अभी। और ये देखिए ये 80s की बात है नहीं। तो उस टाइम पर एक फेडरल इंक्वायरी बिठाया गया, उसमें बहुत से एलिगेशंस लगे थे। जो साइमन विसलथाल करके एक नात्सी हंटर थे, उन्होंने बोला था पहले कि भाई तकरीबन 6000 शायद नात्सीज़ कनाडा में छुपे हुए हैं। प्रिसाइज फिगर कभी इनको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन एक उन्होंने लिस्ट दिया था 217 नात्सी वॉर क्रिमिनल्स हैं कनाडा में। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, RCMP ने इन्वेस्टिगेट किया था, उसमें उन्होंने पाया कि कुछ 11 ऐसे लोग थे जो कनाडा में तो थे और फिर यहीं पे जो है ख़त्म भी हो गए, है ना, उनको पनाह मिली। बाकियों के बारे में वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए और कुछ 16 लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला कि एलिगेशंस को हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब RCMP के एम्बिट में क्या वो था कि वो नाज़ी वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करें, तो यहाँ पे वो बात है। दूसरा ये कि एक्सट्रेडिशन का रिक्वेस्ट किया गया था। किसकी? जो ये वॉर क्रिमिनल्स हैं या वॉर कोलैबोरेटर्स हैं, जो आइडेंटिफाई किए गए 200 के आसपास। 217 जो लोग थे उनको एक्स्ट्राडाइट करने की बात की गई थी। तब कनाडा ने बोला था कि भाई 1950 में जो फैसला लिया गया था उसको हम ओवरटर्न कर नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम नहीं है उस टाइम फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड क्या थे और किस वजह से उस टाइम की कनेडियन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया था। इसको हम ओवरटर्न कर नहीं सकते। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि 186 लोग हमें मिले नहीं, कि वो कभी आए नहीं कनाडा 217 में से, ऐसे वगैरह वगैरह इन्होंने ये सब बोला। लेकिन ये तो तय है कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में बहुत से नात्सीज ने पनाह ली। और यूनाइटेड स्टेट्स में तो ये पूरा पॉलिसी था उनका कि सारे टॉप के नात्सी साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, वो लेके चले गए। तो ऑपरेशन पेपर क्लिप करके पहले बैच में ही 1800 से ज़्यादा लोगों को लेके गए थे नात्सी जर्मनी से, है ना। तो कि उनको लग रहा था कि भाई क्योंकि रशियन USSR के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, ये नात्सी साइंटिस्ट हमें हेल्प करेंगे, है ना। तो अब आप देखिए कि इस तरह से ये हिस्ट्री इंटीग्रेटेड है। और ये सब चीज़ें सरकार के पता होनी चाहिए थी, बिल्कुल पता होनी चाहिए। मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे कि ये हुनका को कहाँ से पकड़ के लाए। एंड द फैक्ट कि एंथनी जेडे रोटा हैगे ने स्पीकर सी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਹਿਸ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਕੇਅਰਿੰਗ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼, ਔਰ ਮੇਬੀ ਸਮਬਡੀ न्यू, मेबी क्रिस्टिया फ्रीलैंड हैड एन आइडिया कि हु इज। हो सकता है कि आइडिया हो, वी डोंट नो दैट, क्योंकि जो कहा गया है कि जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं शायद ओवर एंथुसियास्टिक उसमें से कोई होगा जिन्होंने जो है पुश कर दिया कि इस बंदे को भी एज अ वेटरन ऑनर किया जाए। लेकिन इतना डिटेल में क्या बोला था ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है जज्बात में बह के जो है इन्होंने उठ के बोल दिया कि भाई ये वॉर हीरो है। बनी जी बड़ा बड़ा पॉइंट खड़ा हो रहा है। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗॉडमैन ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲ ਗॉडमैन ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਤੇ ਈਵਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਨਨਾਇਮੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੇਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਗਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸਾ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਸਟੇਟ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ਕੈਲਾਸਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਫਲਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਵੈਟਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये तो बैकग्राउंड चेक्स होने चाहिए कि आपको क्या, आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके मुल्क में कौन कौन से लोग आके बैठे हुए हैं और क्या क्या उनका पॉलिटिक्स है और कहाँ कहाँ वो इन्वॉल्व है। कनाडा की जो तंकीद हो रही है, गल है, वो कहते भी पास की बात है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट को ये तो मालूम होना चाहिए कि आपके शहरी जो है वो क्या कर रहे हैं, जिसके लिए आप पूरे मजलिस साहब ने इकट्ठी की और तालियां बजवाई, और वो भी एक इंटरनेशनल डिग्निटरी की प्रेजेंस में जी। और ये तो पहली बार नहीं है कि कनाडा को इसके बारे में आगाह किया गया है। रशियन फेडरेशन ने बोला था 2018 में, और उससे पहले 2017 में भी ये बात उठी थी। और यहाँ पे स्कॉलर्स हैं जिनको मालूम है, जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है, उन सबका काम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो ये क्या वजह है कि आपको मालूम नहीं था? इसका मतलब तो ये बनता है, जो कि मतलब
कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मेरा कमज़ोर करता है कनाडा के पॉलिटिशियंस या पार्लियामेंटेरियंस पर कि आप पढ़ते नहीं हैं या आप आपका होमवर्क नहीं है। हाँ, मतलब कभी आप में इश्तियाक नहीं हुआ कि इनके बारे में हम कुछ ज़्यादा मालूमात करें, हासिल करें कि ये कौन लोग हैं। जब आप स्पीकर हैं, आप पार्लियामेंट पे उठ के बोल रहे हैं कि ये कैनेडियन वॉर हीरो है, ये यूक्रेनियन वॉर हीरो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने रशियंस के खिलाफ जंग की थी। ये तो बेसिक लेसन है। रशियंस के खिलाफ कौन लोग लड़ रहे थे? नाज़ीज़। तो आपको तभी समझ जाना चाहिए था। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਲਈ, ਕਹਿ ਲਓ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਏਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਯੂਰਪ ਡਰਾਈਵ टू जस्ट काउंटर एंड कॉर्नर रशिया, तुसी अपनी पार्लियामेंट दे विच एक नाजी ना सम्मान कर बैठे। हाँ, और यहाँ पर एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई आपके सिद्धांत कहाँ गए? तो क्या आप नाज़ीज़ को आप ऑनर करेंगे? अब बात यहाँ तक पहुँच गई है क्योंकि वो अच्छा हुन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਆਇਰੋਨਿਕਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ट्रेजरी बेंचेस ने कहा कि जी इन्हों का पूरे के पूरे रेफरेंसिस हटा दो, पार्लियामेंट चो यदि कार्रवाई चो पूरी की पूरी कार्रवाई हटा दो, तो हटानी बनती भी है। इट इज़ एम्बैरेसिंग, लेकिन विरोधी धिर कह रहा है भी नहीं हटन देनी बिकॉज उन्होंने मौका मिल रहा है। सो नाउ इट इज़ टू बी ऑब्लिटरेटेड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डार्क पैच, एक बार धब्बा लग गया एक तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैं कह रहा हूँ जितनी भी तंकीद हो रही है वो कम है। ये तो मतलब एज ए हिस्टोरियन तुसी ज्यादा पैशनेट फील करते हो बिकॉज़ लोगों को तो समझ नहीं आती है ना, लोग तो अलग पॉलिटिक्स हो रही है। बिल्कुल, मैं हिस्टोरियन तो हूँ, साथ ही साथ मैं एंटी फैशिस्ट भी हूँ, ये भी मैं वाज़ेह कर दूँ। तो आप अगर नाज़ीज़ के ऑनर में आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब आप उन सब लोगों को 60 लाख यहूदी, और वो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, इतने लोग मारे गए। उसके अलावा पोल्स थे और बाकी जिप्सीज थे, बहुत से अलग अलग लोग थे। 26 मिलियन सोवियत यूनियन के शहरी मारे गए, है ना। मतलब पूरी दुनिया भर में आप देखिए जहाँ जहाँ नाज़ीज़ गए वहाँ वहाँ कत्लो गारत का पूरा सिलसिला ऐसा पैदा हो गया कि आज तक जो है हम गिन रहे हैं कि कितने लोग। आप इजराइल चले जाइए, चलिए इजराइल की तनकीद कर सकते हैं उनके पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन ये फैक्ट तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनके जो लोग थे अभी भी उनके जहन में वो जो 6 मिलियन लोग जो गए, मैं गया हूँ इजराइल, मैंने देखा हुआ है, वो हमेशा वही बात करते हैं, खाना एक प्लेट एक्स्ट्रा वो आप सजा के देंगे क्योंकि वो जो उनके लोग जो गए ख़त्म हुए उनको खाना दे रहे हैं। तो ये एक फीलिंग है उन कल्चर्स में, आप इस तरह से उनको इंसल्ट नहीं कर सकते। जो आज जूइश ग्रुप्स कनाडा में बैठे हुए हैं उन लोगों ने कहा है कि भाई हमारे गम जो है, हमारे ज़ख्म फिर से हरे कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो कनेडियन गवर्नमेंट को और बाकी सब लोगों को मेरे ख्याल से ये जो वाकया हुआ है ये आप सबको एक मौका दे रहा है कि अपने हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़िए। आपके पास्ट में आपके गवर्नमेंट्स ने क्या क्या फैसले लिए जिसके नतायज आज आपको दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ है। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰੀਏ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਡ ਦ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੇਮ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਦਾ ਕੇਸ ਤੱਕ ਚਲੋ ਖੈਰ ਛੋਟੇ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲ ਇਨ ਸ਼ੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੈਨ ਵੀ ਟੇਕ ਕਾਲ? ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੀ 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 ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? हेलो जी, नमस्कार जी सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी, नमस्कार जी। जी जी प्लीज बोलिए जी। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो पहले बार हुई थी ना इनकी जर्मन और यूक्रेन की, हाँ जी हाँ जी, कोल्ड वार हुई थी, सो इस आदमी ने जिसको इन्होंने सम्मान किया, आई थिंक सो इसने उस वॉर में भी शिरकत की होगी 100%। सो जिलेंस्की को कैसे नहीं पता चला कि ये आदमी ने हमारे ऊपर मतलब कि अत्याचार किया। जी जी, आप मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? समझ गया। वो क्यों इसको सम्मानित करने के लिए आगे बढ़ा? फिर वो भी इनकार कर सकता था ना कि भाई ये आदमी तो वो है जिसने जब हमारे साथ वॉर हुई थी। वैसे जिलेंस्की का जो लास्ट नेम है ना, ये इट केम फ्रॉम पोलिश। जो लास्ट नेम जिलेंस्की
चलिए, योर पॉइंट इज मेड जी, पॉइंट इज मेड प्रदीप जी, आई गॉट योर पॉइंट। मैं ਇਹਦਾ व्यू ਲੈ ਲੈਂਦਾ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मनी जी, कुछ कमेंट करना चाहोगे कि मतलब इट इज डिफिकल्ट फॉर ज़ेलेंस्की एज ए राष्ट्र, मेरी ऑब्जर्वेशन है। हाँ, नहीं देखिए, अब जैसे यूक्रेन के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में मारे गए थे। 1 मिलियन से ज़्यादा यूक्रेनियन जूस मारे गए थे इस पूरे पीरियड में। तो आप देखिए कि ये तो यूक्रेन के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूक्रेनियन नेशनलिज्म अपनी जगह है। सोवियत पीरियड में ये सारे लोग, स्टीपन बंडेरा जैसे लोग, ये क्रिमिनल्स थे, वॉर क्रिमिनल्स। अब इनको ऑनर किया जा रहा है क्योंकि रशिया ने धावा बोल दिया इन पर, है ना। तो उनके मॉन्यूमेंट्स गिराए जा रहे हैं, सोवियत पीरियड के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मॉन्यूमेंट्स गिराए जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक नेशनल पॉलिटिक्स वहाँ पे है। वहाँ पे मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उस हिसाब से उनकी जो रियलिटी है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ what are the takeaways? ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ who has consistently been you know overseeing or presiding over these embarrassing moments, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? their staff or maybe their advisors and even the deputy prime minister, क्रिस्टिया फ्रीलैंड ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? क्रिस्टिया फ्रीलैंड तो आपकी यूक्रेन एक्सपर्ट हैं गवर्नमेंट में। उन्होंने पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया गया। हाँ, उनको कोई स्टेटमेंट तो देना चाहिए था। उनसे ये पीछे भी पूछा गया था। क्रिस्टिया फ्रीलैंड अभी से नहीं है, बहुत पहले से, जब वो स्टूडेंट थी, यूएसएसआर में गई थी, यूक्रेनियन नेशनलिज्म पे उन्होंने काम किया था, तब केजीबी ने उन पे एक फाइल भी बनाया था कि शी इज अ नेशनलिस्ट एजिटेटर। इस तरह से जो है कमेंट्स मारे गए। रशिया का एजेंडा था। हाँ, यूएसएसआर का मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन। नहीं, उन्होंने वो किया था और उनको लग रहा था कि यूक्रेन का इंडिपेंडेंस जरूरी है क्योंकि वो एंड सोवियत पीरियड में था, नहीं कि इलेक्शंस 89 में हो गए थे पहली बार। तो कोशिश वो ये कर रही थी कि वो यूक्रेनियन नेशनलिज्म को जो है वो बढ़ावा दे और एक कोल्ड वॉर का वो पॉलिटिक्स था, वहां पे हम उनको जज नहीं कर सकते। उनको जो सही लगा उन्होंने किया उस टाइम पर, लेकिन उन्होंने नजर तो ये चीज चुकनी नहीं चाहिए, ये चुकनी नहीं चाहिए थी। और खास करके तब जबकि उनको मालूम है, उनकी फैमिली में भी एक हिस्ट्री रही है जिससे वो वाकिफ हैं और वक्त ब वक्त उस पर जो है बात होती रही है। हाँ, एडिटर रहे जी। हाँ, मिखाइल खोमियाक। और बहुत टाइम पर इन पे सवाल पूछे गए, 2017 में, 18 में, 20 में भी इतने आर्टिकल्स अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन पर। तो इनको तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। और पार्लियामेंट में उठ के वो खुद भी तालियां बजा रही थी। तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगा ये देख करके कि आप इतना ज़्यादा, मतलब आप जानकार हैं, आप यूक्रेनियन फ्लॉलेसली आप बोलती हैं, आप रशियन बोलती हैं, आपको वो हिस्ट्री पता है, आप रोड स्कॉलर रही हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हैं, ऑल द बेस्ट क्वालिफिकेशंस ऑफ द वर्ल्ड आपके पास है। तो यहाँ कैसे आपसे चूक हो गई? तो आई थिंक यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। देयर हैज टू बी एन अकाउंटेबिलिटी फॉर सर्टेनली। जिस तरीके से स्पीकर से चूक हुई, मैं खैर वो नहीं कह सकता कि स्पीकर को इतना पता था या नहीं पता था। एंटोनी रोटा फाइनली ही वो बलिता ਉਹਦੀ ਚੜੀ ਨਾ स्पीकर ਦੀ। हाँ, क्योंकि उन्होंने चलो गलती सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिसीजन वाज हिज, सो ही टुक द फ्लैग एंड उन्होंने जिम्मेवारी ਲਈ। लेकिन जिनको ਅੱਜ मालूम होना ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ चाहिए ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਵੀ स्पीकर ਦੇ ਸਿਰ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰੇ ਫੋੜਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ नहीं ਸੀ। उन्होंने माफी मांगी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से जिम्मेदारी से वो हाथ छुड़ा नहीं सकते। उनको जो है ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके मुल्क में जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स है या आम लोगों तक ये बात पहुंचे कि कनाडा की एक ट्रबल्ड हिस्ट्री रही है, ऐसे ग्रुप्स ने आके पनाह ली है यहाँ पर जिनका माजी में अच्छा रोल नहीं था, और ख़ास करके उन लोग जो नाज़ी कोलैबोरेटर्स थे। हाँ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਗੈਟ बैक into the history की हिस्ट्री की है, बिकॉज फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ embarrassment हो सकती है। कि हम सबको वेलकम कर देंगे, वी आर अ मल्टीकल्चरल कंट्री, लेकिन हम उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ये किस किस्म का मल्टीकल्चरिज्म हुआ जो सिर्फ वन वे है, जो बाकी लोग आ रहे हैं अपने कल्चर्स को सेलिब्रेट करें, लेकिन आप बस दिखाने के लिए चलिए हमारा मल्टीकल्चरल है, लेकिन हम एंगेज नहीं करेंगे, हम जानेंगे नहीं इनके बारे में, तो वो इनकम्प्लीट मल्टीकल्चरलिज्म है। मेरे ख्याल से ये सारे जो हैं स्केलेटन्स इन द क्लोजेट हैं, बहुत कंट्रीज के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का तो सबसे ज्यादा है, लेकिन इस पास से आप पीछा छुड़ा नहीं सकते। इससे आपको, इसके साथ आपको समझौता करना चाहिए, एक्नॉलेज करें और आगे बढ़ें, और कोशिश करें कि ऐसे वाकया रिपीट ना हो। एक और यारोस्लाव हुनका का ऑनर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में होना। और दूसरी बात ये जो नात्सी मेमोरियल्स आपने लगा के रखा है, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा के बीच में एक माउंटेन रेंज का पिटा रेंज, मार्शल पिटा के नाम पे आपने रखा हुआ था, जो विची फ्रांस का लीडर था, नात्सी कोलैबोरेटर, वो पिछले साल ब्रिटिश कोलंबिया गवर्नमेंट ने हटा दिया नाम।
तो आप अपने लेवल पे कर तो रहे हैं ना छोटा छोटा, लेकिन फिर ये मेमोरियल्स आप हटाइए, बिकॉज ये बहुत लोगों को पेन पहुंचाता है। आप यूक्रेन में और बहुत से लोगों को, नई जनरेशन को पता ही नहीं कि ये मेमोरियल्स किनके हैं। हाँ। वो उनको हीरोज मान रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आप लोग, मैं तो कहूंगा कि मूर्खों की तरह सब तालियां बजाते। दे फेल्ट बिफूल्ड, ऑल ऑफ देम दे फेल्ट बिफूल्ड, द पार्लियामेंटेरियंस फेल्ट बिफूल्ड, जब उनको पता लगा कि हमने किस बंदे के लिए तालियां बजा दी। जी, यारोस्लाव हुनका के यूनिट के बारे में एक बात बोलना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि कितना ख़तरनाक ये एक एपिसोड है उनके हिस्ट्री का और ये यूनिट का, कि जब 1944 के शुरू में हाइनरिक हिमलर खुद इस यूनिट को सेलिब्रेट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपका जो इलाका है इतना खूबसूरत है और भी खूबसूरत हो गया है हमारी हेल्प की वजह से, कि जो बदनुमा दाग थे कम्युनिटीज यानी कि यहूदी, इनको हमने सफाया करने में आपकी मदद की। उसके बाद लोग तालियां बजा रहे थे, क्या पता उनका भी उस टाइम पे तालियां बजा रहे हो, नोबडी नोज, है ना। तो इस यूनिट को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कनाडा की जमीन पर, मतलब ये कैसे हो सकता है? मैं तो कहता हूँ ये नाकाबिले बर्दाश्त है, और जितनी तंकीद हो रही है मेरे ख्याल से कमी हो रही है, और भी इसके बारे में बात होनी चाहिए। चलिए मनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में बातचीत की। वी विश की वी कुड हैव स्पोकन मोर, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी थोड़ा। आपका बहुत शुक्रिया रितेश जी, मुझे अपने शो का हिस्सा बनाने के लिए।